आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1। ये 4-5 वीडियो में मैं पूरा कर पाऊँगा क्योंकि हमारे पास अभी समय का कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें दो टर्म है, एक है करेंट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि करेंट क्या होता है। तो करेंट क्या है? करेंट को बोला जाता है सिंपली, सिर्फ अगर करेंट बात करेंगे तो फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का अगर फ्लो हो रहा है इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, किसी भी चीज़ का फ्लो अगर डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। वाटर फ्लो कर रहा है डेफिनेट डायरेक्शन में, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। मान लेते हैं कि एयर फ्लो कर रहा है डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? एयर करंट बोलते हैं। उसी तरह से किसी भी चीज़ को ले सकते हो। यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है इस चैप्टर में कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, चार्ज करेंट, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो सिर्फ करंट क्या हो गया? किसी भी चीज़ का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट किसका हुआ? चार्ज का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फिर मैं करंट पे आऊँगा। अभी फ़िलहाल एक नया टर्म यहाँ पे निकल कर के आ गया, क्या? चार्ज। तो चार्ज पढ़ने से पहले मैं एक आपको टर्म के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो ये दो टर्म से बना हुआ है। एक है क्या? इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, ठीक है। और सेकंड वन इज स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। यानी जब हम लोग चार्ज को के बारे में पढ़ते हैं, कब? जब वो रेस्ट में होता है तब, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। यानी लिख सकते हैं क्या चीज़? व्हेन वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। ये 12th क्लास में जाओगे तो आप और भी डिटेल में पढ़ोगे। मैं यहाँ पे आपको 10th बेसिस लेवल पे और थोड़ा सा अपर लेवल पे, ताकि आप कोई एग्ज़ाम में भी बैठो तो आसानी से क्लियर कर सकते हो, उसके लिए भी थोड़ा बहुत बताते चलूँगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेज एट रेस्ट। अब इस चार्ज के बारे में हम लोग चलते हैं कि ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज के बारे में देखो, बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। मान लेते हैं कि आपका पेन है, इस पेन को आप क्या करो? अपने हेयर में रब करो, ठीक है। जब हेयर में रब करने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेकर के आओ, ठीक है। और जब आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आओगे तो क्या होगा? ये मान लेते हैं ये कागज़ का टुकड़ा है, ये मैंने अपने हेयर में रब कर लिया इधर। तो इससे क्या होता है कि जो कागज़ का टुकड़ा है वो इसमें ये अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। देख पा रहे हो ये खींच रहा है हल्का हल्का, ठीक है। तो चार्ज क्या हुआ? तो जो इसमें ध्यान देना कि जो पेन में हम जब रगड़े इसको, तो जो इस पर कुछ गुण आ गया, तभी तो पहले नहीं उसको अट्रैक्ट कर पा रहा था, लेकिन अब ये उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको रब किए तो क्या किया? ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में आ गया, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं?
चार्ज बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो पेन क्या है, एक मैटर है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बोल सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का। इस मैटर में वो गुण आया ना, तो चार्ज प्रॉपर्टी है इस मैटर का, इन विच या विच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। देखो जब हम लोग जो पार्टिकल था यहाँ पे छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा, जब हम इसको नज़दीक में लेकर के गए तब वो क्या किया, ये पेन क्या कर रहा था, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। अट्रैक्ट करने का मतलब पुल कर रहा था। तो पुल और पुश को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच काउज अस टू, क्या एक्सपीरियंस करवा रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है। कब एक्सपीरियंस करवा रहा है, यहाँ पे रख लिए, तो क्या एक्सपीरियंस करवा रहा है, नहीं, तब एक्सपीरियंस करवा रहा है जब हम उसके नज़दीक में लेकर के जा रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स जो है उस सभी को इसमें मिला दो। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो क्या एक्सपीरियंस करवाया, फोर्स एक्सपीरियंस करवाया। कब एक्सपीरियंस करवाया, जब हम लोग उसके नज़दीक में ले गए हैं तब एक्सपीरियंस करवाया, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर which cause us to experience a force, या which cause to experience a force, ठीक है। फोर्स या कोई इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिज्म जब मैं पढ़ाऊँगा तब वो और क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी कैसे है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच काउज टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, कब, व्हेन टेकन नियर अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जब हम उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़दीक में ले गए तब वो फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, चार्ज नाम दे दिया, ठीक है। ये सब आप लोग जानते होंगे कि एटम जो होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली, 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, न्यूट्रल होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उसमें कोई चार्ज नहीं है, नहीं, ये गलत है। इसका मतलब होता है न्यूट्रल का मतलब कि जितना उसमें प्लस वाला चार्ज है उतना ही उसमें क्या है, माइनस वाला पार्ट चार्ज भी है, ठीक है। तो तब हम लोग इसको न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी ये कैसा बॉडी हो गया, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, जो निगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और जो पॉजिटिव है उसको प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गया किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है, तो ये तो हो गया न्यूट्रल बॉडी, कैसा हो गया ये, न्यूट्रल। अगर कोई भी बॉडी चार्ज्ड होगा तो चार्ज्ड बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बस जब बराबर है तो न्यूट्रल है या अनचार्ज्ड है, जब बराबर नहीं रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से अगर एन ई से डिनोट करते हैं, इसको एन पी से डिनोट कर रहे हैं, तो एन ई बराबर एन पी हो गया, तब वो न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर नहीं रहे, तो जब एन ई नॉट इक्वल होगा किसके, एन पी का, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या क्या सीन हो सकता है, एक सीन हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज बोले, निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब हम लोग इसको क्या बोल देंगे, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, कैसा बोल देंगे, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोल देंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गया तब हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोल देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये चार्ज्ड बॉडी के बारे में थोड़ा सा कहानी था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, और भी अभी चार्ज के बारे में बहुत लंबा लेसन चलेगा,
अब ध्यान दीजिएगा, एक और भी नोट पॉइंट मैं आपको पहले यहाँ पे बता करके क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2-4 पॉइंट दे देता हूँ, कुछ डाटा भी दे दूँगा। कौन कौन सा डाटा? चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर में चार्ज बात करेगा, ठीक है। तो ये होता है 1.6 प्लस साइन के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब पे भी आऊँगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में बस माइनस लगा देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एक और भी आप याद रख सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो ये सब कुछ डाटा है। ये नोट के फर्स्ट पॉइंट में आप 4 पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है? देखो, जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, अभी हम क्या करके चार्ज किए थे, एग्जांपल दिए थे आपको, रब करके, रगड़ करके। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में भी आऊँगा अभी थोड़ी देर में। यानी रगड़ने से कोई बॉडी चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होने का मतलब हमने आपको क्या बताया कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगा या उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा रहेगा, यानी दोनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। बराबर नहीं रहेगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है या प्रोटॉन इधर से उधर जा रहा है। इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है बॉडी में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेवर चेंजेस, कभी भी ये नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है भाई? तो बिकॉज इट इज़ बाउंडेड बाय, बंधा हुआ होता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बंधे होने के कारण चेंज नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 9th क्लास में पढ़े होगे कि अगर कोई भी एटम है, मान लेते हैं, ठीक है, ये एटम है, तो जो प्रोटॉन होता है वो सेंटर पे रहता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन वो रोटेट करते रहता है, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो प्रोटॉन बंधा हुआ है, इस वजह से इसका नंबर कभी चेंज नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? ये फ्री होता है, ठीक है। फ्री होने की वजह से ये क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज, ये चेंज कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्री होता है क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम लोग और भी बात करेंगे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है, ठीक है, Na, सोडियम का आप जानते होंगे कि क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। तो 281 हो गया। तो इसमें से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करने के बाद यानी माइनस हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज आ जाता है क्या? प्लस, Na पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव चार्ज को ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? यह अभी 11 है क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अब ये चार्ज हो गया तो कौन चेंज करेगा? इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक घट गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रल था तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या एक डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे हो गया ये 10, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? 11 का 11 ही रहेगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की संख्या Na पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ठीक है। तो निकलने की वजह से कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम लोग और भी बात करते हैं, यानी यहाँ से आपको 2 डेफिनेशन मिल जाएगा, निकल कर के आ जाएगा, जिसको हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज में, ठीक है। कौन कौन सा चार्ज निकल कर के आया, एक हुआ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज किसको बोले हम लोग, कब आया था पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से आया था ना। अभी देखें कि लूज किया तब प्लस आ गया, यानी इट इज़ ड्यू टू, क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसकी वजह से होगा, इट इज़ ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और लूज जो करेगा उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन गया, Mg2+, ठीक है। तो लूज किया, इस वजह से इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 287, तो 7 है, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी ये +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl-, तो नेगेटिव कब आया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पॉजिटिव कब आया, जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज, जो 2 तरह का होता है। चेंज कौन करता है, तो प्रोटॉन्स चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए एक और एग्जांपल मैं छोटा सा लेना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर में 2 प्लस है और मान ले 4 प्लस है और 4 माइनस है। एक और भी बॉडी ले लेते हैं, इसके ऊपर में मान लेते हैं कि ऐसे ही हाइपोथेटिकली लेकर के चल रहे हैं, 2 प्लस है और 2 माइनस है। जब दोनों को हम रब कर दिए, ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है, अब क्या कर दिए, दोनों को रगड़ दिए पकड़ के, ठीक है। तो रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम, बस सपोज कर रहे हैं, बाद में अभी सबको एक्सप्लेन किया जाएगा जब मेथड चार्जिंग का बताऊंगा तब। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से निकल कर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा, 4 का 4 ही, क्योंकि यह कभी चेंज नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 था तो उसमें से 2 चला गया, अब कितना बचेगा, सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोटॉन कितना था, 2 था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी कितना था, 2 था। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यानी इस पे हम लोग बोलेंगे कि चार्ज कितना है इस बॉडी पे। अगर इस बॉडी को B से डिनोट करते हो तो चार्ज हो जाएगा इसका -2 या 2- भी लिख सकते हो, ठीक है। चार्ज बॉडी B पे कितना हो गया, 2- हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो होता है SI यूनिट इसका कूलम्ब, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज को एक और भी यूनिट से लिखते हैं जब करंट का आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। क्यूब I = Q/T, तो Q = I/T। I यानी करंट होता है, करंट का ऐसा यूनिट आपको पता होगा एम्पियर, और टाइम का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसा यूनिट हो गया। CGS यूनिट चार्ज का क्या होता है, तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब, या इसको और भी एक नाम से हम लोग जानते हैं फ्रैंकलिन भी लिखा जाता है, ठीक है, फ्रैंकलिन FR, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है,
तो रिलेशन बस आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। ठीक है, ये इसका होता है CGS यूनिट, और सॉरी दोनों में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताने जा रहे हैं, यूनिट्स हो गया चार्ज का। अब अगला पॉइंट कुछ प्रॉपर्टीज भी आएगा इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ और भी नोट पॉइंट्स। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट नोट पॉइंट में क्या है कि अभी हमने आपको बताया कि जब जो चार्ज है इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q, मैं बार बार लिखूँगा नहीं चार्ज। तो चार्ज अगर Q रेस्ट में है तो हम लोग इसका नाम क्या दे दिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है क्या होता है, इस पर फिर से आऊँगा मैं, अभी बस आपको एक लुक दे रहा हूँ। चार्ज अगर रेस्ट में है तो कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 9th क्लास में आप लोग फील्ड के बारे में जानकारी लिए होंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं, ये मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक आप आयरन रखते हो, लोहे का नेल, आयरन नेल्स, तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितने जगह से वो उसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये इसका फील्ड नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से आप चार्ज पार्टिकल को भी रखते हो, तब भी ये क्या करेगा, दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर में जिस पोजीशन तक से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक, उस पूरे क्षेत्र को, स्पेस को हम लोग बोलते हैं, उस पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज रेस्ट में रहा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर चार्ज जो है वो मोशन में है, चार्ज किस चीज़ में आ गया, मोशन में। तो देखो मोशन में भी आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि मोशन 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, या तो एक्सेलरेटेड हो सकता है, एक्सेलरेटेड का मतलब उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है, अनएक्सेलरेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये एक्सेलरेटेड रहा, ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये अनएक्सेलरेटेड रहा तब इसमें दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस होता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर जो एक्सेलरेटेड रहता है तो तब क्या करेगा, इस सिचुएशन में भी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड। और इसके साथ साथ और क्या करता है, एंड रेडिएट करता है यहाँ पे, यानी रेडिएट्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, जो आप टॉपिक पढ़ोगे 12th क्लास में जाकर के क्या होता है ये। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ। अगले क्लास में जब मैं इसका लूँगा तो उस समय आपको पढ़ाऊँगा, यहाँ से शुरू करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का जानकारी दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश करो ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। जय हिंद।